हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। हम आपको बता रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का हमने सामान्य परिचय दिया था कि किस तरह हम क्रमवार अपने प्रकरण को आसानी से समझ सकते हैं। इस आधुनिक भारत को सबसे पहले हमने पार्ट 1 यानी पुर्तगालियों का भारत में आगमन को विस्तृत रूप से बताया था कि किस तरह हम इसको तैयार कर सकते हैं। जो हमारी तिथियां या युद्ध की डेट या कौन से गवर्नर या वायसराय हुए हैं उनको हम बारी बारी से भूल जाया करते हैं, उनको कंठस्थ नहीं कर पाते हैं। उनको आसानी से याद करने के लिए बड़ी ही सरलता से आपको हमने कहानी के माध्यम से बताया था। तो आज चलते हैं हम डच यानी हॉलैंड। दूसरी कंपनी ऐसी है जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। आइए चलते इसके बारे में। 1602 ईस्वी में तो सबसे पहले आपको समझना होगा पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत में आए जो हॉलैंड या नीदरलैंड के मूल निवासी थे। यानी हॉलैंड पहले देश था और आज इसका नाम नीदरलैंड है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और इस प्रकार देखा जाए पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में दूसरी जो व्यापारिक लोग थे भारत में प्रवेश किए थे। इसकी कहानी समझने के पहले आपको समझना होगा कुछ इसके बारे में। तो आपको हम बताते चलें कि डच जो हैं यानी हाईलैंड वासी जो थे वो पुर्तगालियों से व्यापार करते थे। पुर्तगालियों से अपना माल, जो पुर्तगालियों की राजधानी लिस्बन थी, वहाँ से खरीदते थे और ख़रीदने के बाद यूरोप में सभी जगह सप्लाई करते थे और व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और जब 50-100 वर्ष हो गए तो उन्होंने सोचा कि जहाँ से ये लोग पुर्तगाली लोग लाते हैं सामान, वहीं से अगर जो लाया जाए तो हमें और प्रॉफिट होगा। इस उद्देश्य से डच वासियों ने उसी रास्ते भारत को प्रवेश किया। लेकिन पुर्तगालियों ने वहाँ पर जो है, आपको हमने बताया था कि पुर्तगालियों ने एक नीति चालू की थी जिसे उन्होंने बताया था शांत जल की नीति के नाम से हम जानते थे, ब्लू वाटर पॉलिसी। अर्थात उन्हीं का उधर जो है पूरे हिंद महासागर में उनका ही अधिकार था। जब तक उनसे परमिशन कोई नहीं लेता था तब तक वहाँ शासन या वहाँ व्यापार नहीं कर सकता था। इस प्रकार डच यात्री पहुँचे तो सबसे पहले, लेकिन ये 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी क्षेत्र जो सुमात्रा महाद्वीप है, जो इंडोनेशिया के पास में, वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर उन्होंने पहुँचकर वहाँ से ही व्यापार प्रारंभ किया। वो इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों के होते हुए भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे और चूंकि ये नए थे तो इनको सबसे पहले कदम जमाना था। तो कदम जमाने के लिए इन्होंने सबसे पहले सुमात्रा द्वीप को चुना और वहाँ पर उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब समय गुजर गया वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली और अपना जब व्यापार उन्होंने थोड़ा बढ़ाया तब उन्होंने क्या किया, भारत में प्रवेश प्रारंभ किया। डचों ने 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसका मूल नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में VOC के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आपने जाना कि सुमात्रा में सबसे पहले पहुँचे, फिर डचों ने जो है भारत में प्रवेश किया और 1602 ईस्वी में सबसे पहले यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। इस प्रकार देखा जाए डचों का प्रवेश भारत में हो गया। यहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। व्यापार करने के लिए कोई ना कोई कारखाना या फैक्ट्री की ज़रूरत होती है। फैक्ट्री जो है ये डचों ने ही फैक्टर नाम से बनाई थी, जहाँ पर होता है साधारणतया जो लोग सामान रखकर कार्य करते हैं। तो डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री भारत में खोली। यानी भारत में अगर जो डचों की देखी जाए पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जो है उन्होंने खोली थी फैक्ट्री। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार आपने देखा कि डचों ने भारत में भी अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। ये दूसरी कंपनी ऐसी थी। उसके बाद देखा जाए 1610 ईस्वी में धीरे धीरे समय गुजरता गया और 1610 ईस्वी में चंद्रगिरि राजा से समझौता इन्होंने किया और पुलिकेट में अपनी फैक्ट्री खोली, जिसे अपना मुख्यालय बनाया। सबसे पहले 1605 ईस्वी में, ध्यान रखना, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। 1610 ईस्वी में चंद्रगिरि राजा के से समझौता किया और पुलिकेट में इन्होंने फैक्ट्री खोली और इसी को अपना मुख्यालय बनाया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जुड़ी है कि पुलिकेट में ही इन्होंने एक
जो है टकसाल खोली, यानी अपने स्वयं के सिक्के या मुद्रा बनाते थे, वो ढालने का काम इन्होंने प्रारंभ किया। तो पुलिकट में ही स्वर्ण सिक्के ढालने लगे ये, और स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के ढालने की यानी स्वयं की मुद्रा का निर्माण करने लगे। इन स्वर्ण सिक्कों ये पगोडा कहते थे। तो ध्यान रखना कि पुलिकट में इन्होंने मुख्यालय बनाया, पुलिकट में ही इन्होंने टकसाल यानी स्वर्ण सिक्कों ढालने की फैक्ट्री बनाई, और वहीं से जो स्वर्ण सिक्के ढाले इन्हीं को इन्होंने पगोडा कहते थे, अपनी मुद्रा को पगोडा कहते थे। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोली, और उसके उपरांत आगे व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री खोली, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। इस प्रकार बंगाल में आगे बढ़ते बढ़ते और बंगाल में अपना व्यापार बढ़ाने हेतु क्या किया, प्रथम डच फैक्ट्री 1627 में पिपली में खोली। अगर पूछी जाए बंगाल में डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो आप कहेंगे 1627 ईस्वी में पीपली में खोली थी। जबकि अगर देखा जाए गुजरात में तो सूरत में, और पहली फैक्ट्री अगर जो पूछी जाए तो आपको ध्यान होगा सन 1605 ईस्वी में कहाँ, पुलिकट में खोली थी, मसूलीपट्टनम में खोली थी। इसके आगे चले तो 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां खोली। अपने व्यापार को भारत में धीरे धीरे ये बढ़ा रहे थे और अपना व्यापार विस्तृत कर रहे थे। और इस प्रकार नागपट्टनम के बारे में 1658 या 59 माना जाता है, लेकिन कासिम बाजार, बालासोर ये 1658 में ही ये सारी फैक्ट्रियां खुली थी, और इसको भी 1658 माना जाता है, बल्कि ये कभी कभी 1658 या 59 में ही मानी जाती है। आगे चलते हैं तो अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए भारत में एक छत्र शासन देखा जाए तो मुगल वंश श्रेष्ठ थे। मुगल वंश का ही शासन था सभी पूरे क्षेत्र में भारत में, चूँकि ये शहंशाह या बादशाह कहलाते थे। इनके इजाज़त के बिना कोई शासन या व्यापार कुछ नहीं कर सकता था। तो औरंगजेब से इन्होंने मित्रता करते हुए 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% यानी 3.5% चुंगी, यानी औरंगजेब ने 3.5% चुंगी यानी कर, जिसे आप कर कहते हैं, पर यानी 3.5% चुंगी यानी कर पर बंगाल, बिहार, और उड़ीसा, ध्यान रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। किसने? औरंगजेब ने। किसको? डचों को। तो डचों ने औरंगजेब से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया 3.5% चुंगी देकर। इस प्रकार 1664 ईस्वी में, अब 1664 ईस्वी में और 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। अपना विस्तार कर रहे थे, विस्तार की नीति से ये नागपट्टनम में गवर्नर है, तो इन्होंने एक मुख्यालय बनाया जो 1690 ईस्वी में पुलिकट के जगह पर है, स्थान पर नागपट्टनम। वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले गवर्नर के लिए एक क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। अब आगे अगर जो चले, डच मुख्यतः मसालों के लिए ये आए थे व्यापार करने के लिए। मसालों का भी व्यापार करते थे, अन्य भी व्यापार करते थे, लेकिन मुख्यतः अगर जो पूछा जाए ये किसका व्यापार करने में रुचि रखते थे, तो वो थे कपड़ों का व्यापार। यानी सबसे अधिक महत्व ये निर्यात करने के लिए किस पर महत्व देते थे? कपड़ों पर। इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि मसालों का नहीं करते थे, अन्य का नहीं करते थे, कपड़ों का ही करते। कपड़ों के अतिरिक्त और भी करते थे, लेकिन कपड़ों पर ज़्यादा महत्व देते थे। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग भी स्थापित किया था। कासिम बाजार जो उन्होंने मुख्यालय बनाया था 1658 में, याद रखो, वहीं पर इन्होंने एक उद्योग स्थापित किया रेशम बनाने के लिए, और जहां पर इन्होंने 3000 कामगारों की भी नियुक्ति की थी और उनको वेतन देते थे। वेतन के आधार पर ये रेशम का कारखाना अपना खोला और वहां पर फैक्ट्री बनाई और उसका व्यापार करने लगे। लेकिन ये व्यापार धीरे धीरे बढ़ता रहा। उधर अंग्रेज जो हैं वो प्रबल हो रहे थे, अंग्रेज मजबूत थे इनसे, और अंग्रेज़ों से इनका सामना हुआ। और 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ इनको बंगाल में बेदरा का युद्ध करना पड़ा। अब बेदरा का युद्ध जब हुआ तो बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए। इस प्रकार इस युद्ध से डच शक्ति भारत में समाप्त हो गई, यानी अंग्रेज़ों ने इनको रोक दिया भारत में, और अंततः अंग्रेज़ों का ही एक छत्र व्यापार करने में प्रबल हो गए। इस प्रकार आपने पूरा समझा कि डच किस प्रकार भारत में अपना व्यापार किए
तो आप लोग इसको समझना, आप में समझ विकसित करनी है, इसको क्रमवार पढ़ते रहना, आपको ज़रूर समझ में आएंगे सारे प्रकरण। तो ये दूसरा प्रकरण आपका कंप्लीट हुआ। इसको एक बार आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और इसमें कमेंट करना, ये कोई कमी रहती है तो उसे हम सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। प्लीज़ आप लोग इसको वॉच अवश्य करना। धन्यवाद।